Hello, aspirants. Welcome to this medieval history series as well as in the Delhi Sultanate era, जिसमें हम हमारे तुगलक डायनेसिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और अभी तक हमने जो है हमारे फिरोज शाह तुगलक का जो हाफ ऑफ द पार्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी का जो पार्ट है वो भी जो है रहता था, दैट वी विल कंटिन्यूइंग इन टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, अभी तक एंड आई होप कि आप अपने ट्रॉमा से बाहर आ चुके होंगे एंड यू पीपल आर रेडी फॉर फाइटिंग दिस बैटल अगेन। इस बैटल को फाइट करने के लिए आप दोबारा से रेडी होंगे एंड यू आर प्रिपेयरिंग विद योर 200% ऑफ डेडिकेशन। आई एम जस्ट होपिंग फॉर दिस, ताकि आप जो है अपने टारगेट को अच्छे से अचीव करें। अभी 200% के साथ इस जो है बैटल के अंदर उतरना पड़ेगा। अभी यहाँ पर फाइट करना पड़ेगा। अभी इस चक्रव्यूह के अंदर फंसना नहीं है, इस चक्रव्यूह से आगे बढ़ना है। इसे जो है आपको यूपीएससी का ये जो चक्रव्यूह है प्री मेंस और इंटरव्यू का, इसे क्लियर करना है और अपने टारगेट को अचीव करना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद अवर जो है तुगलक डायनेसिटी के साथ, जो हम लास्ट के लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। इसे आगे कंटिन्यू करेंगे विद फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के साथ इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। फिरोज शाह तुगलक, जिनका टाइम पीरियड हमने बात की थी 1351 से लेके 1388 सीई तक का इनका टाइम पीरियड है। तो ये इनका टाइम पीरियड मैंने आपको कल भी बताया था, आज एक बार दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ। लास्ट का जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि इन्होंने इक्तादारी सिस्टम को रिवाइव किया था, दैट ही रिवाइव्ड द इक्तादारी सिस्टम एंड ऑल्सो मेड इट हेरिडेटरी, और उसको उन्होंने हेरिडेटरी भी बना दिया था। ये सब चीजें हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आगे ये एक पहले ऐसे सुल्तान बने हैं जिन्होंने शरब मतलब इरिगेशन टैक्स जो है इन्होंने इम्पोज किया था। ये इन्होंने टैक्स जो था ये लेकर के आए थे, और ये लगाने वाले, ये जो टैक्स था शरब टैक्स, जिसे इरिगेशन टैक्स बोला जाता है, ये लगाने वाले ये पहले सुल्तान थे। तो इन्होंने इम्पोज किया इम्पोज शरब, जिसका मतलब है इरिगेशन टैक्स। और इसके साथ साथ इसी टाइम के अराउंड इनकी अगर बात करें, देन ही बिल्ट नंबर ऑफ कैनाल्स, बहुत सारे कैनाल्स इन्होंने बनवाए हैं। और एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी इन्होंने सेटअप किया था, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स। एक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क वो भी इन्होंने सेपरेटली जो है इस्टेब्लिश करवाया था, उसे भी इन्होंने सेटअप करवाया था। बिल्ट नंबर ऑफ कैनाल्स, सेटअप डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क सेपरेटली। ये सेपरेट बनवाया था इन्होंने। ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क का जो सेपरेट डिपार्टमेंट था वो इन्होंने यहाँ पर स्थापित किया था, इस्टेब्लिश किया था। एंड इन्होंने बहुत सारे कैनाल्स भी जो है बनवाए थे, जिसमें से सतलुज से लेके हंसी तक का जो एक ये कैनाल था, ये सबसे लंबा कैनाल था। एंड अप्रोक्सीमेटली ये 200 किलोमीटर्स का एक कैनाल था। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास कि इन्होंने सतलुज से हंसी तक जो है एक कैनाल बनवाया था, विच इज द लॉन्गेस्ट कैनाल अबाउट 200 किलोमीटर्स। ये इन्होंने बिल्ड किया था। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए टू न्यू कॉइन्स, इंट्रोड्यूस्ड टू न्यू कॉइन्स। एक था आधा, इसे आधा भी कह सकते हो, आधा। और दूसरा था बिच, दूसरा था बिच। ये जो था आधा जो था, दैट इज 50% चित्तल, दिस इज 50% चित्तल।
जित्तल का ये 50% था और बिच जो था ये 23% था जित्तल का। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि इन्होंने दो न्यू कॉइन्स बनवाए थे, दैट इज आधा एंड बिच, ये इन्होंने बनवाया। इसके साथ साथ और क्या किया इन्होंने, इन्होंने डेवलप किए थे कुछ रॉयल फैक्ट्रीज को। एक डेवलप किया इन्होंने रॉयल फैक्ट्रीज को जिन्हें कारखानास बोला जाता है। डेवलप्ड रॉयल फैक्ट्रीज, रॉयल फैक्ट्रीज का इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया, डेवलपमेंट किया, जिन्हें कहा जाता है कारखानास, कारखानास। और यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स जो हुआ करते थे उन्हें यहाँ पर एम्प्लॉय जो है जो है किया जाता था। उनको यहाँ पर जो है वो काम करने जो है दिया जाता था, वो यहाँ पर कार्य किया करते थे। बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ, मतलब थाउजेंड्स की गिनती के अंदर, थाउजेंड्स के नंबर्स में यहाँ पर स्लेव्स जो हुआ करते थे वो यहाँ पर काम करते थे, वो यहाँ पर जो है अपना काम कर रहे थे। और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर द दीवाने बंदगम। तो इन इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। रॉयल फैक्ट्रीज को कारखानास कहा जाता है। कारखानास के अंदर वर्कर्स भी कुछ काम करेंगे। वो वर्कर कौन थे, वो थे स्लेव्स। जो स्लेव्स हुआ करते थे, गुलाम जो हुआ करते थे, वो यहाँ पर काम करते थे। और इनको जो है ऑर्गेनाइज किसके अंडर किया जाता था, इनको ऑर्गेनाइज किया जाता था अंडर दीवाने बंदगन, जिन्हें बोला जाता है डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। एक डिपार्टमेंट इसे सेटअप किया गया था, उसके अंडर ये सब कुछ होता था। जैसे आज मिनिस्ट्री ऑफ जो है होम अफेयर्स है, तो ये इस तरह की जो मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो ये सब चीजें जो हैं हमारे आज के टाइम पर भी हम देखते हैं कि कुछ मिनिस्ट्रीज डेवलप्ड हैं जिनके अंडर जो है वो वर्क होते हैं, जिनके अंडर भी कुछ मिनिस्ट्रीज आती हैं। तो ये एक कार्य करने का एक तरीका है, गवर्नमेंट के वर्क करने का एक तरीका होता है। यहाँ पर भी एक डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, जिसे बोला जाता था दीवाने बंदगन, जो ऑर्गेनाइज करता था इन स्लेव्स को, इन कारखाना के जो अंदर जो स्लेव्स वर्क करेंगे उन सबको ऑर्गेनाइज करता था। ऑर्गेनाइज्ड अंडर दीवाने बंदगन, जिसे बोला जाता है डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स बोला जाता है। और जो ऑफिसर इंचार्ज होता था वो कौन होता था, ऑफिसर जो इंचार्ज होता था वो था वकीलेदार। ऑफिसर इंचार्ज कौन था, वकीलेदार। और इन्होंने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया था नंबर ऑफ स्लेव्स का बाय कैप्चरिंग द डिफीटेड सोल्जर्स एंड यंग पर्सन। जो भी हराए हुए जो आर्मी के जो सोल्जर्स हुआ करते थे और जो यंग पर्सन हुआ करते थे जिनको ये डिफीट कर देते थे, उनको ये पकड़ कर लाते थे और यहाँ पर जो है कैप्चर कर लेते थे उन स्लेव्स को, और यहाँ पर उन्हें काम करने के लिए जो है वो दिया जाता था। इन कारखाना के अंदर उनको डाल दिया जाता था कि आप यहाँ पर काम करें। तो ये एक यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ किया था, दैट वी हैव नाउ डिस्कस्ड अबाउट इट। एक छोटा सा सेगमेंट था यहाँ पर कारखाना के बारे में जो भी हमने डिस्कस किया। आगे अगर हम इनकी बात करें फिरोज शाह तुगलक के बारे में, FST के बारे में, देन अबाउट 300 से जो है 300 नए टाउन्स, अराउंड 300 न्यू टाउन्स जो थे इन्होंने बिल्ड करवाए थे, वो बनवाए थे इन्होंने। दैट ही हैज बिल्ड अराउंड 300 न्यू टाउन्स, नए टाउन्स इन्होंने बनवाए थे, उनका नंबर था अप्रोक्सीमेटली 300 था। इसमें से कुछ फेमस भी थे, इनमें से फेमस थे, एक था जो रेड फोर्ट के पास है, रेड फोर्ट दिल्ली के पास एक जगह है जिसका नाम है फिरोजाबाद, जिसे आज बोला जाता है फिरोज शाह कोटला, जिसका आज का प्रेजेंट नाम है फिरोज शाह कोटला। उसका पहले नाम हुआ करता था फिरोजाबाद।
वहां वो जो एरिया है वो इन्होंने बनवाया था, वो फिरोज शाह ने बनवाया था। बिल्ट अराउंड 300 न्यू टाउन्स। उन टाउन्स में से सबसे फेमस था दिल्ली के जो रेड फोर्ट के पास एक जगह है जिसका नाम है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद नियर रेड फोर्ट दिल्ली, यहाँ पर था। और इसका जो है प्रेजेंट नाम जो है, इसे आज बोला जाता है फिरोज शाह कोटला। इसका प्रेजेंट नाम नाउ कॉल्ड एज, इसका आज का जो नाम है वो है फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला इसका प्रेजेंट नाम है। इसके साथ साथ इन्होंने हिसार और जौनपुर का जो एरिया है वो भी इन्होंने ही बनवाया था, हिसार का, जौनपुर का। और इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग बात आपको और भी बता दूं कि जो सिटी थी ऑफ फिरोजपुर, पंजाब के अंदर एक सिटी है दैट इज फिरोजपुर। वो फिरोजपुर को भी फिरोज शाह तुगलक ने ही इस्टेब्लिश किया था। ये पंजाब के अंदर एक सिटी है फिरोजपुर, उसका जो है इस्टेब्लिशमेंट किसने करवाया था, वो भी फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये वन डे एग्जाम के अंदर, पंजाब के जितने वन डे एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। अभी तक तो ये जो है एकदम से लेवल से कि एकदम डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, कोई ध्यान नहीं देता, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एक बार जो है इम्पोर्टेंट जो सिटीज थी दैट आई हैव टोल्ड यू पीपल विच आर बिल्ट बाय फिरोज शाह तुगलक, दैट इज फिरोजाबाद जो रेड फोर्ट के पास है, जिसे आज के टाइम पर बोला जाता है फिरोज शाह कोटला, हिसार, जौनपुर। और जो पंजाब के अंदर एक सिटी है फिरोजपुर, उसे भी इन्होंने ही बनवाया था। ये कुछ फेमस सिटीज के नाम हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। आगे चलेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। कुछ मॉन्यूमेंट्स भी इन्होंने बनवाए थे, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, जैसे कि बनवाए नहीं थे, एक कुछ ओल्ड मॉन्यूमेंट्स थे, जैसे जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार था। इसका इन्होंने जो है रिपेयरिंग करवाया था। इन सब का इन्होंने रिपेयरिंग करवाया था, इनको बनवाया नहीं था, इनका रिपेयरिंग करवाया था। तो यहाँ पर इन्होंने जामा मस्जिद और कुतुब मीनार जैसे जो बिल्डिंग्स थी, ये कुछ ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको जो है इन्होंने रिपेयर करवाया था। रिपेयरिंग करवाई थी फिरोज शाह ने, ऐसा नहीं है कि इनको बनवाया ही था। जो है हमने देखा था कि इनको किसने बनवाया था, लेकिन इनको रिपेयर किसने किया था वो फिरोज शाह ही थे। तो कुछ ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स पुरानी कुछ इमारतें हैं, कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे जामा मस्जिद एंड कुतुब मीनार। जामा मस्जिद एंड कुतुब मीनार जैसी जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं, इनको जो है इन्होंने रिपेयर करवाया था, इनका रिपेयरिंग करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और आगे अगर हम बात करें, एक जो अशोकन पिलर्स हैं जो तोपरा से हैं और मीरठ से हैं, अशोकन पिलर्स जो थी, अशोकन पिलर्स विच आर फ्रॉम तोपरा एंड मीरठ, अशोकन पिलर्स from टोपरा एंड मीरठ, इनको ये दिल्ली लेकर के आए थे। इनको ये दिल्ली में लेकर के आते हैं। ये दिल्ली में लाए गए थे अशोकन पिलर से, कुछ जो तोपरा से और मीरठ से थे, इनको ये दिल्ली लेकर के आए थे। ये दिल्ली में इन्हें ले आए थे। तो ये इन्होंने किया। और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज इन्होंने एक डिपार्टमेंट का यहाँ पर क्रिएट किया था। वो डिपार्टमेंट था दीवाने खैरत। दीवाने खैरत नाम का एक इन्होंने डिपार्टमेंट क्रिएट किया था, जिसे बोला जाता है डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। क्रिएटेड क्रिएटेड डिपार्टमेंट
दीवाने खैरत, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी इन्होंने ये क्रिएट किया था। किस लिए क्रिएट किया था? फॉर द केयर ऑफ ऑर्फन्स एंड विडोज, जो विडोज हैं उनकी केयर के लिए किया था। टेक केयर ऑफ ऑर्फन्स एंड विडोज, जो विडोज हैं, विधवाएं हैं, और जो ऑर्फन्स हैं, तो उन सब का ध्यान रखने के लिए इन्होंने ये डिपार्टमेंट को क्रिएट किया था, इसकी इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने की थी। नेक्स्ट अगर हम इनके बारे में बात करें, इन्होंने फ्री हॉस्पिटल्स, जैसे दर उल शफा जिसे कहा जाता है, फ्री हॉस्पिटल्स से जिसे बोला जाता है दर उल शफा, और कुछ मैरिज ब्यूरोज थे, वो इन्होंने इस्टेब्लिश किए थे। इन्होंने इस्टेब्लिश किया, established free hospitals जैसे दारुल शाफा and established मैरिज ब्यूरो। मैरिज ब्यूरो ऐसा नहीं है कि कुछ मैरिज ब्यूरोज इन्होंने ओपन किए थे, कुछ हॉल्स हुआ करते हैं ना, जो आपने देखा होगा, दैट इज फ्री हॉल्स फॉर द पुअर पीपल्स आर देयर, जहां पर मैरिजेस कंडक्ट करवाई जाती हैं। वो कुछ गरीब जो लोग होते हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनके जो बेटा या बेटी हैं, उनके मैरिजेस के लिए, उनके वार्ड्स की मैरिजेस के लिए कुछ फ्री ऑफ द ब्यूरोज होते हैं या हॉल्स होते हैं, या कुछ बैंक्वेट्स ऐसे होते हैं जहां पर उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट में उनकी मैरिज करवाई जाती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं दैट आर एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट उनको एस्टैब्लिश करके देती है। कुछ विलेजेस में ज्यादा दिखता है ये हमें, जो विलेज होते हैं, गांव वगैरह में ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो वहां पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर जो है मैरिजेस कंडक्ट करवाई जाती हैं ऑफ द पुअर फैमिलीज, जो पुअर फैमिलीज हैं उनके बच्चों की। तो इन्होंने भी मैरिज ब्यूरोज इस्टेब्लिश किए थे। ये इस्टेब्लिश किसके लिए किए थे? फॉर द पुअर मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स थे, जो गरीब थे, गरीब मुस्लिम्स जो थे, उनके जो बच्चे हैं उनके मैरिजेस के लिए इन्होंने मैरिज ब्यूरोज जो थे वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किए थे। ये किए थे इन्होंने फॉर पुअर मुस्लिम्स। पुअर मुस्लिम्स के जो बच्चे थे उनके लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था। आफ्टर दैट अगर इनके बारे में बात करें तो देन ही हैज पैट्रोनाइज्ड स्कॉलर्स लाइक बरानी। तो फिरोज जो थे, फिरोज शाह तुगलक जो थे, ही पैट्रोनाइज्ड स्कॉलर्स, इन्होंने स्कॉलर्स को भी जो है पैट्रोनाइज किया था। पैट्रोनाइज स्कॉलर्स जैसे कि बरानी। बरानी जो थे इनको इन्होंने पैट्रोनाइज किया। ये किसके एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है ये बरानी, एक फेमस हिस्टोरियन है जिन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, दैट ही हैज रोट तारिक ए फिरोज शाह। ही इज द ऑथर ऑफ तारिक ए फिरोज शाह। तारिक ए फिरोज शाह के ये ऑथर हैं, ये इन्होंने बुक लिखी थी बरानी ने। और इसके साथ साथ एक और भी लिखी थी, दैट इज फुतवाए जहांदरी। ये जो बुक्स के नाम है ये एक बार आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस प्री के अंदर वो पूछ सकता है, मैचिंग की फॉर्म में पूछ सकता है, या पेयरिंग की फॉर्म में पूछ सकता है, या आपको जो है कुछ अभी जो आपने सिनेरियो देखा वो उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग भी वो आपसे पूछ सकता है। जितने भी आपने हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे हैं उनके एक बार सिनेरियोस देख लीजिए कि ऑप्शंस किस तरीके से उसने पूछी थी, क्या वो पूछने की कोशिश कर रहा था, एक बार आप उसे देख लीजिए। ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा आपको समझने के लिए कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा आया था।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है जब भी आप अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, तब एक बार जो है आप देखा करें कि भी यूपीएससी का अप्रोच किस तरफ जा रहा था। तो बरानी ने 2 बुक्स लिखी हैं। एक बुक का नाम है तारिक फिरोज शाह, दूसरी है फतवाए जहांदरी। फतवा ए जहांदरी। तो ये जो है बरानी को इन्होंने पैट्रोनाइज किया। अकेले बरानी ही नहीं थे जिनको इन्होंने पैट्रोनाइज किया था, एक और भी थे स्कॉलर जिनका नाम है ख्वाजा अब्दुल मलिक इस्लामी। पैट्रोनाइज्ड ख्वाजा अब्दुल मलिक इस्लामी। दिस इज के, ओके, ये के है, ख्वाजा अब्दुल मलिक इस्लामी। ये इन्होंने बुक जो है राइटर हैं किसके, ही रोट फतवा उस सुल्तान, रोट फता उस सुलतन, फुता उस सुलतन, जो भी आप इसे प्रोनाउंसिएट करना चाहते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है, हमारे लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि ये सब चीजें जो होती हैं ये कॉन्सेप्चुअल से आप लगा लीजिए, फैक्चुअल लगा लीजिए, ये सब चीजों को जो है आप मेमोराइज ही कर सकते हो। इन सबको आपको मेमोराइज करना होगा, इनका कोई शॉर्ट फॉर्म भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपको मैं कुछ जो है एक पानी के अंदर या कुछ एक जैसे बॉर्नविटा डाल करके आपको मम्मियाँ देती थी ना बचपन में, दूध डाल कर, दूध में बॉर्नविटा लगा डाल कर दे देती थी कि बच्चा दूध पी लेगा। ऐसा भी नहीं कर सकते इनको कि भी किसी के चीज के अंदर मैंने घोल कर आपको पिला दिया, ये भी नहीं हो सकता। आपको ये चीजें खुद ही मेमोराइज करनी होगी। इनको जो है आप बार बार रीड करेंगे तभी ये सब चीजें आपको जो है आप मेमोराइज कर सकते हो। और अगर एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं तो ये खुद भी एक अच्छे राइटर थे, ये खुद भी चीजें लिखा करते थे, अच्छे राइटर थे। एंड ही हिमसेल्फ रोट, इन्होंने खुद भी एक जो है बुक लिखी है जिसका नाम है फुतूहत ए फिरोज शाही। फुतूहत ए फिरोज शाही, ये इन्होंने बुक खुद से लिखी है और ये खुद भी एक अच्छे राइटर रहे हैं। और यहाँ पर आगे अगर बात करें, देन फिरोज शाह तुगलक की डेथ 1388 सीई के दौरान हो जाती है। अराउंड 1388 सीई के दौरान क्या होता है, जो हमारे एफएसटी हैं फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ हो जाती है अराउंड 1388 सीई। और इसके बाद फिर से पावर स्ट्रगल चलेगा बिटवीन द सुल्तान एंड द नोबल्स। फिर से ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इनके बाद जो है कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट तो जो है राजा नहीं आते हैं, लेकिन एक बार जो है आप नाम याद रखिएगा कि मोहम्मद खान आए थे, एक गियादन तुगलक शाह आए थे, तुगलक शाह सेकंड आए थे, अबू बकर शाह आए थे एक। ऐसा नहीं है, इनके नाम बस आप एक बार सुन लीजिए। आई एम नॉट राइटिंग द नेम ऑफ दीज पीपल क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इतने इंपॉर्टेंट होते तो कुछ ना कुछ इनके बारे में हमें मिलता जरूर, कुछ हिस्ट्री के बारे में इनकी कुछ हिस्ट्री हमें मिलती जरूर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बेसिकली ऐसी चीजें नहीं मिली हैं। जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो मैंने यहाँ पर डिस्कस जो है कर दिए हैं, उनका डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। तो आगे यहाँ पर बात करेंगे जो अबू बकर शाह के बाद जो आए थे, दैट इज नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है इनके बारे में एक बार देख लीजिए। ऑल दो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक कहानी बनती है यहाँ पर, एक कहानी आपको यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। बस वही कहानी ही देखनी है कि वो कहानी क्या है।
कहानी देखनी होती है। कहानी हम देखेंगे नसीरुद्दीन मोहम्मद की, जिनका टाइम पीरियड है 1390 से लेके 1398 सीई तक का। तो दिल्ली सल्तनत ने यहाँ पर डिसइंटीग्रेटेड देखा अपने आप को, यहाँ पर ये हमें डिसइंटीग्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा था कुछ आगे आने वाले सालों में। कुछ ये जो ईयर्स हैं यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत था इसका विघटन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा था। इन्हीं ईयर्स के दौरान ही जो अभी यहाँ पर मेंशन किए हैं, इन्हीं ईयर्स के दौरान ही जो है दिल्ली सल्तनत डिसइंटीग्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा था। बहुत सारे प्रोविंसेस जैसे कि मालवा और गुजरात ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था। मालवा और गुजरात ने अपने आप को यहाँ पर स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो या इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है तैमूर, जो तैमूर हैं, दैट इज तैमूर, या तैमूर जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेजन करते हैं। वो इंडिया के ऊपर यहाँ पर आक्रमण करते हैं अराउंड 1398 सीई के दौरान, और जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही खराब हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, मालवा एंड गुजरात ये यहाँ पर अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं, अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1398, दैट दिस इज 1398 सीई के दौरान क्या होता है, इस टाइम पीरियड के दौरान क्या होता है, जो तैमूर है, तैमूर तैमूर इन्वेजन करेगा, तैमूर इन्वेडेड इंडिया। और यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही बिगड़ती हुई जो है दिखाई दे रही है। जब तैमूर एंटर करता है दिल्ली के अंदर, तब इसका अपोजिशन कोई नहीं होता, इसको अपोज करने वाला भी कोई नहीं होता। इसको जो है यहाँ पर अपोजिशन इसका कोई नहीं होगा, इसे अपोज करने वाला कोई नहीं होगा, इसके विरुद्ध जो होगा कोई नहीं खड़ा होगा। तो यहाँ पर इसके लिए एक आसान तरीका हो जाएगा दिल्ली को यहाँ पर लूटने के लिए। ये सैक कर लेगा दिल्ली को, दिल्ली के ऊपर जो है ये 3 दिन तक दिल्ली के ऊपर ये कम जो है लूटता है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है एकदम से वर्सन कर देता है सिचुएशन को, एंड मर्डर्ड थाउजेंड ऑफ पीपल। जो थाउजेंड ऑफ पीपल एक नंबर है, दैट इज कि हजारों की तादाद के ऊपर ये लोगों की हत्या कर देता है, उन्हें जो है मार देता है, उनका मर्डर कर देता है। एंड ये यहाँ से बहुत सारा जो वेल्थ है वो लूट करके ये लूट लेता है, वहाँ दिल्ली से बहुत सारा जो पैसा है, प्रेशियस स्टोन्स हैं, जो भी ज्वेलरीज वगैरह हैं, जो भी कुछ है वो सब कुछ यहाँ से लूट लेता है। एंड ही withdrew फ्रॉम इंडिया इन 1399 सीई, एंड इसका जो इन्वेजन था वो आगे जो है तुगलक डायनेस्टी को एकदम से खत्म ही कर देता है। तो तैमूर इन्वेड करता है इंडिया के अंदर, एंड व्हेन ही एंटर्ड दिल्ली, दिल्ली के अंदर जब ये एंटर करता है, देन यहाँ पर कोई अपोजिशन नहीं था, नो अपोजिशन, सैक्ड दिल्ली फॉर 3 days, murdered thousands of people। आगे क्या करता है, आगे क्या करता है, ये लूटेड enormous enormous wealth, बहुत सारा वेल्थ यहाँ से लूट करके ले जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है, 1399 सीई की बात होती है। इस टाइम पीरियड के दौरान क्या होता है, इस टाइम पीरियड के दौरान ये इंडिया से चला जाता है, withdrew from इंडिया,
और इसका जो इन्वेजन है वो यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी का जो है खात्मा ही कर देता है। तुगलक डायनेस्टी का यहाँ से एंड हो जाता है। तो ये था एक एंड ऑफ द, और यहाँ से क्या हो जाता है, जो तुगलक डायनेस्टी है एंड हो जाता है इसका। इसके बाद है एक छोटे से एक राजा है, राजा भी नहीं कह सकते, एक छोटा सा एक पर्सन के बारे में है, दैट इज दौलत खान। दौलत खान को डिफीट किसने किया था? दौलत खान वॉज डिफीटेड बाय खजीर खान। दौलत खान के बारे में है एक छोटा सा सेगमेंट, ऑल दो ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, लेकिन दौलत खान को डिफीट किसने किया था? डिफीटेड बाय खिजर खान ने किया था। खिजर खान ने बाद में सैयद डायनेस्टी की स्थापना की थी, फाउंडेड सैयद डायनेस्टी। तो इसके बाद हमारी सैयद डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी। सैयद्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए हमारा फिरोज शाह तुगलक को और हमारी तुगलक डायनेस्टी को हमने कंपाइल अप कर लिया है, ये कंप्लीट कर ली है। आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें डिस्कशन करने वाले हैं हम हमारे सैयद डायनेस्टी के बारे में। तो आज का यही लेक्चर हम वाइंड अप कर रहे हैं, सैयद्स को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या आपको यूपीएससी के किसी भी सेगमेंट के रिगार्डिंग या अपने ऑप्शनल के रिगार्डिंग या आपको पीवाईक्यूज के रिगार्डिंग या मेंस की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर कुछ भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मुझसे जो है कनेक्ट कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल के जो कमेंट सेक्शंस है वहां पर आप मुझसे जो है कनेक्ट कीजिए। आई विल ट्राई टू गिव आंसर टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी अच्छे से चले और आप अपने टारगेट को अचीव ज़रूर करें। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स के जो नोट्स हैं वो चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। एंड आई एम रिपीटिंग दीज थिंग्स ताकि आप जो है कनेक्टेड रहें। एक तो ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लेकिन इन नोट्स के साथ साथ आप अपने रेफरेंसेस को भी रीड करें। और अगर आपको लगे कि यहाँ पर कुछ एडिशन करने वाला है तो आप डायरेक्टली अपने रेफरेंस से अपने नोट्स के अंदर एडिशन कर लें। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि आपको इतनी स्पेस में लिखना है कि आप अगर एडिशन करना चाहें तो आपको वहाँ एडिशन आप इजीली कर पाएं। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स को बनाएं और अपने रेफरेंसेस को भी साथ के साथ पढ़ते रहें, क्योंकि एक एनालिटिकल जो व्यू है हमारा वो भी ज़रूर चाहिए, डायनामिक अप्रोच भी अभी हमें ज़रूर चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।